Hello students, welcome to BDSK e-learning platform. I hope everyone is fine. Now, if you remember, we have completed our chapter 2nd. So all in all, we have done 2 chapters in our English Flamingo textbook. Now, we are on to our 3rd chapter. So we will be doing, the 3rd chapter is on page number 23. It is Deep Water, written by William O. Douglas. Now, before we continue, we'd like to discuss about the author. शुरू करने से पहले हम ऑथर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. विलियम डगलस 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. अब विलियम डगलस नाम के जो लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था मेन में. मेन एक शहर का नाम है, मिनेसोटा में, जो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ America. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. अब विलियम डगलस का जन्म हुआ था 1898 में, 1898, और उनकी मृत्यु हुई थी 1980 में. उनका जन्म हुआ था मेन, मिनेसोटा में, USA. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उनका ग्रेजुएशन हो गया, BA कंप्लीट कर लिया उन्होंने. कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में. ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. याकीमा फिर से एक जगह का नाम है. वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के 2 साल बिताए हाई स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाने में. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, 2 साल पढ़ाने के बाद, ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, वे ये काम करते करते थक गए, उन्हें बोर होने लगा. एंड डिसाइडेड टू परसू ए लीगल करियर, और तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में आगे लॉ या लीगल करियर में कुछ करना चाहते हैं. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई एट याले. याले अगेन इट्स अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस. एंड बिकेम एन एडवाइज़र, वहाँ पर उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई और वे एक सलाहकार बन गए और मित्र बन गए. किसके? बिकेम एन एडवाइज़र, एडवाइज़र मतलब सलाहकार, जो सलाह देता हो, एंड फ्रेंड, मित्र, टू द प्रेसिडेंट. अब आपको याद होगा शायद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आपने नाम पहले भी कहीं सुना होगा. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे. तो उस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के वो एडवाइज़र और मित्र बन गए, सलाहकार और दोस्त बन गए. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. अब हमारे ऑथर ये कौन थे? ही वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति का, और राइट मतलब हक. ठीक है, तो व्यक्तिगत हक की लड़ाई के लिए वे एक जाने माने वकील हो गए. ही रिटायर्ड इन 1975. 1975 में वे रिटायर हो गए. विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और विलियम सी डगलस, इन्होंने कानूनी क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लॉ और कोर्ट, न्यायपालिका में अभी तक का सबसे ज़्यादा सर्विस करने वाले बन गए. और कोर्ट को इन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा साल दे दिया है. कितना ईयर्स दिया है? 36 years. अभी भी आप जब गूगल पे ऑनलाइन कहीं आप सर्च करते हो कि किसने सबसे ज़्यादा सर्विंग टर्म दिया है, सर्विंग टर्म मतलब होता है नौकरी करने की अवधि. ठीक है, नौकरी कितने अवधि तक, कब तक किया है नौकरी. तो न्यायपालिका में उन्होंने 36 साल बिता दिए. ठीक है, इनका हिस्ट्री में दर्ज है कि ही इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एडवोकेट्स ऑफ हिज टाइम व्हेन इट कम्स टू कोर्ट मैटर्स. ही रिटायर्ड इन 1975. 1975 में वे रिटायर्ड हो गए. विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. न्यायपालिका के उसमें न्याय दिलाने के लिए, न्याय की लड़ाई में 36 सालों का उन्होंने योगदान दिया है. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट मतलब आगे वाला अंश
हमारा डीप वाटर, ये लिया गया है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम की एक किताब लिखी थी विलियम ओ डगलस ने। ऑफ मैन मतलब इंसानों के, इंसानों का, एंड माउंटेन्स और पहाड़ों का, मतलब इंसानों का और पहाड़ों का, ऐसे शीर्षक की एक किताब उन्होंने लिखी है विलियम ओ डगलस ने। इट रिवील्स, और उसमें बताया गया है, रिवील्स मतलब दर्शाना, बताना, हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें बताया गया है कि विलियम सी डगलस जब एक नन्हा बच्चा था, छोटा बच्चा था, उस समय वह डूबने की नौबत आ गई थी उसकी। वह एक स्विमिंग पूल में तैरने का प्रयास कर रहा था, उसी में तैरने के दौरान वह मानो डूब ही जाता था, डूबते डूबते बच गया। ड्राउंड मतलब डूब जाना। इन ए स्विमिंग पूल इन दिस ऐसे, तो अब ये पार्ट डीप वाटर उसी बुक का ऑफ मैन एंड द माउंटेन्स, उस बुक का एक छोटा सा अंश है। इस अंश में बताया गया है कि विलियम सी डगलस जब छोटे बच्चे थे, उनके बचपन में डूबते डूबते वो कैसे बचे थे। ठीक है। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस ऐसे में वो बताते हैं, वो जिक्र कर रहे हैं उनके डर का। ठीक है। ही हैड अ फियर ऑफ वाटर, पानी से उनको डर लगता था, भय लगता था। उसी भय के बारे में उन्होंने इस ऐसे में बताया है। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद, इस भय के बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। डरना कोई बुरी बात नहीं है, पर तब तक ही बुरी बात नहीं है जब तक आप उस डर से उभर नहीं जाते हो, आप उस डर से निकल नहीं जाते हो। तो ओवरकम मतलब उस डर पर जीत हासिल कर लेना, उस डर के आगे निकल जाना। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और आखिरकार अपने डर पर कैसे उन्होंने काबू पाया, कैसे उस डर के आगे बढ़ गए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिसीजन ऑफ फियर। अब यहाँ पे हमको नोटिस करना है कि कैसे उन्होंने खुद से लिखा है अपने ही जीवन के बारे में, और उस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि उस डर से, उस भय से, पानी के भय से ये अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं। हिज डिस्कशन ऑफ फियर, ठीक है, और अपने डर को बताने के, डर की चर्चा में कैसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, कि किन शब्दों का प्रयोग किया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स to which the author has tried us to ask meaning for. So he is telling us to think about those words. हमको कह रहा है उस वर्ड्स के बारे में सोचो और समझने की कोशिश करो। Notice these words and expressions in the text. Infer their meaning from the context. तो इन टेक्स्ट को ध्यान दो और कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कोई एक शब्द, जैसे स्कूल, स्कूल एक टेक्स्ट है, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? कॉन्टेक्स्ट मतलब वी मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये जो पूरा वाक्य है वो कॉन्टेक्स्ट हो गया है। तो स्कूल का इस्तेमाल मैंने कहाँ पर किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हमें रोज़ विद्यालय जाना चाहिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज़ किया है। तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर हो गया है। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में लिखा गया है वहाँ पर उस शब्द का क्या अर्थ है, ये हमें समझना है। पहला है ट्रेचरस, दूसरा है सबड्यूड माय प्राइड, फ्लेल्ड एट द सरफेस, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, मिस एडवेंचर, बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो ट्रेचरस मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे हमें हानि हो सकती है, जिससे हमें हार्म पहुंच सकता है, HARM। अ पर्टिकुलर थिंग और एन ऑब्जेक्ट विच कैन प्रूव हार्मफुल टू अस, विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड वेरी इजीली, उसका मतलब होता है ट्रेचरस। यहाँ पर बोर्ड पे भी आपके लिए लिख के रखा है मैंने। ट्रेचरस मतलब होता है नॉट टू बी ट्रस्टेड, जिस पर आपको भरोसा नहीं कर सकते हो आप, और हार्मफुल और डेंजरस। दूसरा है सबड्यूड माय प्राइड। सबड्यूड माय प्राइड मतलब
अपने मेरे घमंड को या मेरे आत्मविश्वास को कम कर देना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाना। सबड्यूड मतलब रिड्यूस हो जाना या फिर डूब जाना। तो फ्लेल्ड एट द सरफेस मतलब बाहर आने की कोशिश करना, सतह पर हाथ पैर मारकर बाहर आने की कोशिश करना। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन, फिशिंग मतलब मच्छी मारना या मच्छी पकड़ना। फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन जैसे अलग अलग जीव जंतु हैं वैसे ही मछलियाँ भी कई प्रकार की हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फिश। तो लैंडलॉक्ड साल्मन इज़ अ वैरायटी ऑफ अ फिश, मच्छी का एक प्रकार है। मिस एडवेंचर मतलब होता है रोमांच, जिसमें आपको बहुत थोड़ा हल्का डर, थोड़ा भय, फिर रोमांच वाली भावनाएं आती हैं। पर मिस एडवेंचर, पर वही रोमांच अगर आपका प्राण लेने जैसा हो जाएगा या आपकी जान पर बनाती है वही रोमांच के कारण। तो जैसे बहुत तेज़ गाड़ी चलाने में रोमांच तो आता है, पर उसी के साथ साथ आपको रिस्क भी रहता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर आप बचोगे नहीं। तो मिस एडवेंचर मतलब ऐसा कोई रोमांच जो आप पर भारी पड़ गया हो, ठीक है। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क मतलब सतह पर कॉर्क मतलब होता है जैसे बॉटल होती है, उस बॉटल के ढक्कन के जगह पर हम वहाँ पर लकड़ी का कोई एक खुम्बी लगा देते हैं, लकड़ी का कोई एक छोटा सा पार्ट लगा देते हैं और बंद कर देते हैं उसका मुंह, उसे कहते हैं कॉर्क। आपके लैब में आपने देखा होगा कि कोई ग्लास या कोई ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगा होता है, उसे कहते हैं कॉर्क। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, तो अब ये कॉर्क को लकड़ी का होने की वजह से ये पानी में डूबता नहीं है। इस कॉर्क को जब हम पानी में डालेंगे, जैसे ही डालेंगे गिराएंगे तो वो थोड़ा अंदर जाएगा, लेकिन तुरंत वो ऊपर पानी उसे तुरंत ऊपर फेंक देगा। यही वाले भाव को बताने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, ठीक है। फिर क्या है, फ्लेल्ड एट द सरफेस, फ्लेल्ड तो हो गया है। फ्लेल्ड मतलब भी यही होता है ट्राइंग टू कम आउट, बाहर आने का प्रयास करना। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब हमारे जीवन को अगर हम एक पर्दा समझते हैं तो हमारे जीवन का वो पर्दा ऐसा गिर गया, मतलब जीवन ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे पूल के अंदर। नाउ स्टार्टिंग ऑफ, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यह हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था, लेखक कहता है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं तैरूँगा, स्विम करूँगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, एक पूल की व्यवस्था थी YMCA, ये भी एक क्लब या एक जगह का नाम है, दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। इन याकिमा भी एक जगह का नाम है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी, जिसने मुझे प्रस्ताव दिया, जिसका प्रस्ताव मुझे मिला और ये मौका था एक, जहाँ पर मैं जो चाहता था स्विम करना वो मैं स्विमिंग कर सकता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, अब याकिमा नाम का एक नदी भी है, रिवर भी है, वो नदी को ट्रेचरस कहा गया है। तो अभी ट्रेचरस का हमने मीनिंग क्या जाना है, डेंजरस और जिस पर भरोसा ना कर सके। तो अब किसी नदी पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि कब उसका बहाव बढ़ जाएगा या कब उसका बहाव कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, कब पानी बढ़ जाएगा, इसकी हमें कोई पक्का पता नहीं रहता है हमको कि कब ये होने वाला है। तो इसी वजह से हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जब वो बढ़ जाएगा तो वह हमारे जीवन को घातक भी हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो रिवर वॉज ट्रेचरस मतलब हार्मफुल और डेंजरस। मदर कंटिन्यूली वॉर्नड अगेंस्ट इट, मेरी माँ हमेशा इसके खिलाफ रहती थी और हमेशा मुझे चेतावनी देते रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे मन में हमेशा ताज़ा रखती थी क्या, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, जितनी भी मौतें हुई हैं, जितने भी लोग नदी में डूब कर मर गए हैं, उन सब का डिटेल्स हमेशा ताज़ा रखती थी इसकी माँ। इसके मतलब क्या लेखक कहना चाह रहा है कि मेरी माँ हमेशा मुझे चेतावनी देते रहती थी और मुझे ध्यान दिलाती थी कि वहाँ पर मत जाओ, नहीं तो
अभी 2 दिन पहले कोई मर गया था, ऐसे कुछ चीज़ें उनको बताते रहती थी डिटेल्स, ताकि वो वहाँ पर ना जाएं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जिस पूल का उल्लेख लेखक यहाँ कर रहा है वो कह रहे हैं कि वह पूल थोड़ा सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, खाली 2 या 3 फुट गहरा था। एंड एट द शैलो एंड, और बहुत शैलो था, शैलो मतलब ज़्यादा गहरा ना होना, ठीक है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट दी अदर, और एक तरफ वह जहाँ कम था पानी वहाँ पर 2 से 3 फीट की गहराई थी, पर जहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा था एक तरफ, एक किनारे पे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना था, 9 फीट की गहराई थी पानी की। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये गहराई कैसी थी, धीरे धीरे थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप खड़े हो इसके बगल में ही 9 फुट का गहरा खड्डा है, ऐसा नहीं। यहाँ 2-3 है, फिर धीरे धीरे जैसे आप जाओगे अंदर पूल के 3.5 है, 4.5 है, जैसे एकदम एंड तक पहुँच जाएंगे आप, जब वहाँ पर 9 फीट तक की गहराई थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने पहन लिया पेयर ऑफ वाटर विंग्स, एक स्विमिंग सूट होता है जिसमें पंखनुमा विंग्स लगी रहती हैं। तो कहता है मैं वो पहन लिया और मैं पूल के अंदर चले गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे नंगा होकर जाना पसंद नहीं था पूल में। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरे स्किनी मतलब बहुत पतले दुबले पतले पैर मैं दिखाना नहीं चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने शर्म को या अपने घमंड को बाजू में रखा, अपने कॉन्फिडेंस को बाजू में रखा, और मैं अपनी शान के खिलाफ काम कर दिया उसने, और पूल के अंदर वो नंगा चले गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, शुरू से ही कैसे भी करके मैं पानी में जाना तो चाहता था, लेकिन मैं नहीं भी जाना चाहता था, पानी से मुझे भय भी था, ठीक है। और जब मैं अंदर था तब भी मुझे वो भय साथ में ही था मेरे। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और ये भय की शुरुआत कब से हुई थी, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिता मुझे लेकर जाते हैं नदी के किनारे, बीच पर, समुद्र के किनारे, इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है, वहाँ पर समुद्री किनारे पर उसके पिताजी उसे लेकर जाते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और वो साथ ही खड़े हुए थे सर्फिंग करने के वक्त, मतलब पानी पे एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर खड़े होकर आपको वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। आई हंग ऑन टू हिम, लेखक कहता है मैं अपने पिता को पकड़ कर रखा था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन, लेकिन फिर भी जो लहरें थी, पानी की लहरें, वह मुझे बार बार गिरा देती थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बहकर चले जाती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर मानो गाड़ दिया गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं एकदम घबरा गया था, डर गया था। फादर लाफ्ड, और ये सब उसके साथ हो रहा था तब पिता क्या कर रहे थे, पिता को हंसी आ रही थी। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में क्या था, एकदम टेरर मतलब डरावना, एकदम डर बसा हुआ था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और ये डर किसके वजह से पैदा हो रहा था, ओवर पावरिंग मतलब एकदम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स की लहरों की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, लहरें जो है बहुत तेज़ी से आ रही थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। अब मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा जो परिचय हुआ YMCA स्विमिंग पूल में, तो अब ये जब स्विमिंग पूल में पहले दिन जब गया, रिवाइव मतलब कोई चीज़ जैसे ख़त्म हो गई हो उसे फिर से ज़िंदा कर देना। तो अभी जब तक वो पूल में नहीं आया था तब तक उसके मन में जो पानी को लेकर डर था, भाव था, वो थोड़ा कम था। जैसे ही पूल में आ गया तब उसका डर जो था पुराना वाला वो सब फिर से रिवाइव हो गया, फिर से जागृत हो गया, जिंदा हो गया। पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मतलब दुख भरी, सैड, डरावनी
मेमोरीज यादें, एंड स्टर्ड मतलब हिला देना, चाइल्डिश फियर्स बचपन में जो उसका भय था, जो उनका डर था, वह डर पुनः जीवित हो गया था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने आत्मविश्वास बटोर लिया, जमा कर लिया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं पैडल मतलब जैसे साइकिल पर हम पैर चलाते हैं, पैर रखकर पैडल करते हैं, वैसे ही वो पानी में पैडल कर रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग देम मतलब कॉपीइंग, ठीक है। एप्स, वी आर अ जनरेशन ऑफ एप्स। एप्स मतलब मंकीज़। तो मंकी लोग का क्या आदत है, वो हमेशा नकल करते हैं, तो एप वर्ड का मीनिंग होता है कॉपी। वॉचिंग दी अदर बॉयज़, और लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने की कोशिश करते हुए। कैसे सीख रहा था? बाय एपिंग देम, बाय इमिटेटिंग देम, और एक वर्ड है इमिटेटिंग देम, इमिटेटिंग। IMITATING, इमिटेटिंग। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और ये मैं करता था 2 से 3 बार अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और मुझे शुरुआत हो ही रही थी, आराम वाली फीलिंग आ ही रही थी। इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, ठीक है। जब मुझे थोड़ा, मैं स्थिर हो रहा था पानी में, मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, अब मैं डूबूंगा नहीं, तभी ये दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, पूरी जगह शांति से भरी हुई थी, चुप थी। क्वाइट मतलब चुप। द वाटर वॉज स्टिल, पानी क्या था? ठहरा हुआ था, स्टिल। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, अब पानी इतना ठहरा हुआ था कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति पानी के अंदर एकदम साफ साफ देख सकता था। पानी के अंदर की जो फर्श थी वह एकदम साफ दिखाई दे रही थी। और किसकी तरह साफ दिखाई दे रही थी? जैसे एक बाथ टब होता है, बाथ टब में आप पानी भर के रख दो, कुछ देर तक उसको हिलाओ नहीं, पानी अगर साफ़ रहेगा तो बाथ टब के नीचे वाला सरफेस भी आपको दिखाई देगा। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा सहमा हुआ था, थोड़ा डर रहा था और सोच विचार में था। किस बारे में? अबाउट गोइंग इन अलोन, अंदर अकेले जाने में वो डर रहा था, हिचकिचा रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के एक साइड में बैठ गया था। टू वेट फॉर अदर्स, बाकी लोगों के इंतज़ार के लिए। इट हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठा था जब व्हेन इन केम, एक आ गया, अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक बड़े शरीर वाला लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, और अंदाज़न शायद 18 वर्ष उसकी आयु होगी। ही हैड थिक हेयर, उसके पास मोटे मोटे बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर बड़े बड़े बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर शारीरिक स्पेसिमेन मतलब होता है सैंपल, ठीक है, एक समझ लो अच्छे शरीर का एक एग्जाम्पल था, वो सैंपल था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथ और पैर में दिखने वाले मसल्स थे, मतलब उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। ही येल्ड हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, वह जोर से चिल्लाया। येल मतलब चिल्लाना, शाउट। ही शाउटेड हाई स्किनी, जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति दिखता है तो जो भी तंदुरुस्त शरीर वाले हैं वो उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तो उसी प्रकार यह तंदुरुस्त व्यक्ति जो 18 वर्ष का था, वो जैसे ही इसको देखता है पूल की तरफ बैठे हुए, इसके तरफ देखकर वो चिल्लाता है हाई स्किनी। स्किनी मतलब दुबला पतला, वीक, कमज़ोर। वो कहता है हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुमको मैं कैसे अंदर डुबाऊँ, कैसे तुमको नीचे घुसा दूँ। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहकर उसने लेखक को उठा लिया और टॉस कर दिया, मतलब हवा में उछाल दिया।
इनटू द डीप एंड, जहाँ जो 9 फीट की गहराई की जो बात हम कर रहे थे उस एंड में, उस छोर पर उसे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, ही लैंडेड मतलब वहाँ उतरना, अभी तो हवा में था ना वो। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, बैठने वाले पोजिशन में वो पानी के अंदर गिर जाता है। स्वॉलोड वाटर, कुछ पानी भी पी लेता है। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार तो वो नीचे डायरेक्ट पूरा बॉटम तक, नीचे तक चले भी जाता है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं एकदम प्रयास नहीं करूं बाहर आने का या कुछ। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, और जैसे ही मैं नीचे जा रहा था धीरे धीरे, उस नीचे जाने के रास्ते में मैंने प्लान कर लिया, दिमाग में प्लान बना लिया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, जैसे ही मेरे पैर नीचे की फर्श पर लग जाएंगे मैं क्या करूँगा, जंप कर दूँगा, और बिग जंप, ठीक है, बहुत लंबी छलांग लगाऊंगा, कूदूंगा। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और वो क्या करेगा, सतह पर आकर के फ्लैट सीधा सीधा लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करके पूल के किनारे पहुंच जाएगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जैसे वो नीचे जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत समय लग रहा है नीचे पहुंचने में। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये जो 9 फीट की गहराई थी वह उसे मानो 90 फीट की गहराई जान पड़ रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम, और बॉटम छूने के थोड़े से पहले ही माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, कह रहा है मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार हो गए थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, लेकिन जैसे ही मेरे पैर नीचे पहुँचे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समन्ड मतलब बुलाना, किसी का आवाहन करना, किसी को बुलाना, ठीक है। वो कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत को बटोरा, पूरी ताकत को इकट्ठा किया, बुलाया। एंड मेड वॉट आई थॉट, और मैंने किया जो मेरे अनुसार, मेरे विचार के अनुसार, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और वो एक बहुत बढ़िया छलांग थी ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया, आई विड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। अभी पाठ शुरू करने के पहले हमने देखा था बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मतलब ऊपर सतह पर आते हैं, जैसे वो लकड़ी का छोटा सा पीस पानी में जैसे ही आप गिराते हो 1-2 सेकंड के बाद कैसे वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। इसको ऐसा यही लग रहा था, इसकी कल्पना में ये भी यही सोचा था कि जितने अच्छे से मैंने छलांग लगाई है, मैं निश्चित रूप से ही उस लकड़ी के जैसे मैं ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, लेकिन सिर्फ पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसके पास था, जिसमें पीले पीले कलर की कुछ गंदगी थी। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप, और मैं ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगा, ऐसा मानो जैसे मैं कोई रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और ये करने के प्रयास में मेरे हाथ में क्या आ रहा था, सिर्फ रस्सी नहीं आ रही थी, ना ही मैं ऊपर पहुँच पा रहा था, मेरे हाथों में सिर्फ पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब जैसे अगर कोई आपका हाथ से मुंह और नाक बंद कर दे और आप सांस नहीं ले पाओ, सांस ना लेने वाली परिस्थिति को कहते हैं सफोकेटिंग, ठीक है। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, वो कहता है मैंने चिल्लाने का भी प्रयास किया, लेकिन मेरे मुंह से कोई चीख निकल ही नहीं रही थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, और तभी मेरी आँखें और मेरी नाक पानी के ऊपर आ गई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आया था।
आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, अभी ये भी हमने देखा है, आई फ्लेल्ड मतलब सरफेस ऑफ द वाटर, वहाँ पर बार बार से हाथ पैर पटक कर वह बाहर आने की कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू कम आउट। फ्लेल्ड मतलब ट्राइंग टू कम आउट। स्वॉलोड एंड चोक्ड, मैंने पानी पी लिया और मेरे गले में वो पानी अटक भी रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने दोनों पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वह एक जैसे मरा हुआ ओजन, ठीक है, डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और वह पैरालाइज हो गया है उसका पैर, ऐसा वो कहना चाह रहा है, ऐसा उसे लग रहा था, अनुभव हो रहा था। एंड रिजिड, रिजिड मतलब बहुत स्टिफ, कड़क, तो उसका पैर उसे मान पड़ रहा था जैसे मानो बहुत कड़क हो गया है। वो ऊपर लाने का प्रयास कर रहा था अपने पैरों को, पर वो लाने में असमर्थ था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक कोई तो ताकत थी, महान ताकत, वो मुझे अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैं शुरू कर दिया था वह बड़ी यात्रा बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर से मैं नीचे बॉटम की तरफ जाने लगा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी को मारने लगा जैसे ही मैं पानी के अंदर नीचे जाने लगा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, वो कह रहा है मैं अपना पूरी ताकत खर्च कर दे रहा था उस व्यक्ति के तरह जो व्यक्ति अपने सपने में किसी से लड़ने का प्रयास कर रहा हो, और इररेजिस्टिबल फोर्स, ऐसा फोर्स जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपने सारी सांसें खो दी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स जो हैं वो दुखने लगे थे, दर्द होने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर वाइब्रेट हो रहा था, पल्स कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोश होते जा रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे वो प्लान याद आ गया। आई वुड स्प्रंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, वो फिर से वही दोहराता है कि मैं नीचे पहुंचने पर ही ऐसा छलांग लगाऊंगा ऊपर की तरफ जैसे वो लकड़ी का गुप्पा बाहर आ जाता है पानी के, उसी के प्रकार। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और ये करने के बाद मैं पानी में सीधा सीधा लेट जाऊंगा और स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों से मैं पानी के ऊपर मारूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को पैडल की तरह चलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और ये करने के बाद मैं पूल के किनारे पहुंचूंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आज के लिए भैया बेटा इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या हमारा ऑथर बच जाता है, बाहर आने में हो जाता है, या फिर दोबारा से वो डीप वाटर्स में फिर चले जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन या कुछ डाउट्स है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।